तो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का आज हमारा अगले टॉपिक बार्न इंजरी। और बार्न इंजरी यही टॉपिक हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में हम लोग वीडियो बना चुका। फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस किए थे बार्न इंजरी किसको बोला जाता है, बार्न इंजरी का डेफिनेशन, उसके बाद बार्न इंजरी का क्लासिफिकेशन, बार्न इंजरी कितना टाइप का होता है ये सभी हम लोग पढ़ा था। तो क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग देखे थे डेप्थ के हिसाब से बार्न इंजरी कितना टाइप का होता है, मतलब एक स्किन कितना अंदर तक जल गया उसके हिसाब से हम लोग बार्न इंजरी का दो पार्ट पढ़ा था। एक सुपरफिशियल मतलब स्किन का ऊपर का लेयर जल गया था, और दूसरा फुल थिकनेस स्किन का बहुत अंदर तक जल गया। तो ये सुपरफिशियल, पार्शियल थिकनेस, उसके बाद फुल थिकनेस बार्न इंजरी ये हम लोग पढ़ा था। उसके बाद एक्सटेंट के हिसाब से मतलब हमारा स्किन कितना दूर तक फैल गया, कितना दूर तक जल गया, इसके हिसाब से हम लोग बार्न इंजरी को तीन भाग में बांटा था। एक फर्स्ट डिग्री बार्न इंजरी, सेकंड डिग्री बार्न इंजरी और थर्ड डिग्री बार्न इंजरी हम लोग पढ़ा था। तो ये होता है हमारा फर्स्ट पार्ट में, ये सभी हम लोग डिस्कस किया है। तो जो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, उधर से जाके फर्स्ट पार्ट आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट में आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, सीवियरिटी के हिसाब से बार्न इंजरी कितना टाइप का होता है, उसके बाद एक बार्न इंजरी रूल ऑफ नाइन क्या होता है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी, मतलब एक हमारा जब बार्न इंजरी होता है पेशेंट के बॉडी में, तब बॉडी में क्या क्या चेंजेस होता है, और वही चेंजेस के वजह से हमारा बॉडी ऑर्गन सिस्टम के अंदर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सभी पैथोफिजियोलॉजी मतलब एक बार्न इंजरी होने से क्या क्या होता है ये सभी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैनेजमेंट डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट के अंदर एक पेशेंट का हम लोग क्या क्या केयर दे सकते हैं, एक पेशेंट जब हॉस्पिटल में भर्ती होता है बार्न इंजरी के साथ में, तो एक नर्स का क्या रोल होता है, एक नर्स क्या क्या केयर दे सकते हैं, ये सभी हम लोग मैनेजमेंट के अंदर देखेंगे। तो सेकेंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, 1 मिनट में थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या देखे थे, जो बार्न इंजरी किसको बोला जाता है, जब हमारा बॉडी का टिश्यू, कोई भी टिश्यू जब हीट के वजह से, फायर के वजह से, फ्लेम के वजह से, कुछ केमिकल के वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, नहीं तो रेडिएशन के वजह से जब हमारा टिश्यू डैमेज होता है तब बोला जाता है बार्न इंजरी। और यही बार्न इंजरी चाइल्ड लोगों के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन में देखे थे सुपरफिशियल बार्न इंजरी। सुपरफिशियल मतलब जब हमारा स्किन का ऊपर का लेयर जल जाता है तब सुपरफिशियल बार्न इंजरी बोला जाता है, और स्किन का जब डीप में अंदर जल जाता है तब फुल थिकनेस बार्न इंजरी बोला जाता है। जैसे हमारा स्किन का 3 लेयर होता है, एक तो होता है डर्मिस, दूसरा होता है इपिडर्मिस, और तीसरा होता है हमारा सबक्यूटेनस लेयर। तो जब इपिडर्मिस लेयर जल जाता है तब सुपरफिशियल थिकनेस बार्न इंजरी बोला जाता है। उसके बाद जब डर्मिस जल जाता है तब डर्मल बार्न इंजरी बोला जाता है। और जब भी स्किन का सभी लेयर जल जाता है, जैसे इपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनस सभी लेयर जल जाता है, तब फुल थिकनेस बार्न इंजरी बोला जाता है। तो ये होता है हमारा डीप के हिसाब से दो भाग में बटा था। उसके बाद उसके बाद अकॉर्डिंग टू एक्सटेंट ऑफ बार्न इंजरी, बार्न इंजरी मतलब स्किन में कितना दूर तक जल गया, कितना पार्ट बॉडी का जल गया, उसके हिसाब से हम लोग 3 भाग में बांटा था। एक था फर्स्ट डिग्री बार्न इंजरी, दूसरा सेकेंड डिग्री बार्न इंजरी, तीसरा थर्ड डिग्री बार्न इंजरी। फर्स्ट डिग्री बार्न इंजरी जब हमारा बॉडी का सरफेस एरिया मतलब थोड़ा ऊपर का लेयर जल जाता है तब फर्स्ट डिग्री बार्न इंजरी बोला जाता है। फर्स्ट डिग्री बार्न इंजरी होने से 48 आवर तक दर्द रहता है, और 10 से 15 दिन के अंदर घाव ठीक हो जाता है। उसके बाद सेकेंड डिग्री बार्न इंजरी के अंदर क्या क्या पड़ा था, जब फर्स्ट डिग्री जैसा है रेडनेस हो जाता है, स्किन में ज्यादा फास्ट ऊपर का लेयर जल जाता है, उसके साथ साथ में शायद स्किन का सेकेंड लेयर भी जल जाता है। उसके बाद स्किन के ऊपर जब ब्लिस्टर फॉर्मेशन होता है, जब ये सभी होता है तो हम लोग सेकेंड डिग्री बार्न इंजरी बोलते हैं। और सेकेंड डिग्री बार्न इंजरी होने से 2 वीक से ज्यादा लगता है ठीक होने में, और ठीक होने के बाद उधर स्कार टिश्यू हो जाता है। तो ये हम लोग सेकेंड डिग्री बार्न इंजरी पढ़ा था। उसके बाद थर्ड डिग्री बार्न इंजरी के अंदर हम लोग क्या देखा था, थर्ड डिग्री की बार्न इंजरी जब हमारा स्किन का सभी लेयर जल जाता है, इपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनस, उसके साथ साथ में जब हमारा बॉडी का टिश्यू कुछ मसल भी जल जाता है, बोन जल जाता है, तब थर्ड डिग्री बार्न इंजरी बोला जाता है। और यही थर्ड डिग्री बार्न इंजरी में ज्यादा पेन नहीं होता है, क्योंकि हमारा स्किन का सभी नार्व जल जाता है, तो थर्ड डिग्री बार्न इंजरी में दर्द नहीं होता है। और थर्ड डिग्री बार्न इंजरी ऐसा बार्न पेशेंट ऊंट ऐसे ही ठीक नहीं होता है, ऊंट डिप्राइमेंट स्किन ग्राफ्टिंग करना पड़ता है, उसके बाद थर्ड डिग्री बार्न इंजरी ठीक होता है।
तो ये सभी हम लोग देखे थे। आज हम लोग देखेंगे सीवियरिटी के हिसाब से बार्न इंजरी को कितना भाग में बांटा जा सकता है। तो एक बार्न इंजरी कितना गुरुतर है, कितना अंदर तक जल गया, कितना हमारे लिए क्षतिकारक है, वो हम लोग देखेंगे। तो कितना क्षतिकारक, कितना गुरुतर बार्न इंजरी होता है, वो कैसे समझेंगे, वो डिपेंड करता है कुछ चीज के ऊपर। तो क्या बोल रहे हैं देख लीजिए। According to severity of burn injury, severity of burn injury depend upon extent and depth of injury, location of injury, age of patient, general health of child and level of consciousness। तो एक हम लोग अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी के हिसाब से हम लोग बार्न इंजरी को तीन भाग में बांटते हैं। एक तो है माइनर बार्न इंजरी, दूसरा क्लासिफाई करते हैं। तो देखिए सीवियरिटी कैसे डिपेंड होता है। माइनर बार्न इंजरी क्या होता है, तो ये सीवियर जो बार्न इंजरी ये डिपेंड करता है बॉडी का कौन सा पार्ट जल गया। मतलब मान लीजिए कुछ बार्न इंजरी में क्या होता है, ज्यादा एरिया तक जल जाता है और स्किन का ऊपर का लेयर जल जाता है, तो हम लोग बोलते हैं माइनर। लेकिन किसी किसी बार्न इंजरी में क्या होता है, छोटा सा जल गया, लेकिन उसको हम लोग मॉडरेट और सीवियर बार्न इंजरी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोकेशन देखना पड़ेगा, आंखों के साइड में, हमारा सिर पे, हमारा फीट पे, हमारा जेनिटल एरिया में, ये सभी जगह बहुत सेंसिटिव होता है। तो ये सभी जगह में जब बार्न इंजरी हो जाता है, तब थोड़ा सा बार्न इंजरी होने से भी हम लोग सीवियर बार्न इंजरी मानते हैं। तो ये सभी लोकेशन है, किधर जल गया। उसके बाद मान लीजिए एक बच्चा बहुत छोटा है, न्यूनीट है, जब 1 साल उम्र है, इन्फेंट है, उस टाइम पे उसको थोड़ा सा ही जल गया, लेकिन फिर भी हम लोग उसको सीवियर बार्न इंजरी मानते हैं, क्योंकि उसका उम्र कम है। तो लोकेशन, बार्न इंजरी बॉडी में किधर हुआ, बच्चा का एज कितना है, इसके ऊपर डिपेंड करता है हम लोग बार्न इंजरी को कितना भाग में बांटेंगे, सीवियरिटी के हिसाब से कितना भाग में बांटेंगे। उसके बाद कॉन्सियसनेस, मतलब छोटा सा जल गया, थोड़ा एरिया जल गया, लेकिन बच्चा बेहोश हो गया, अनकॉन्सियस हो गया, उसका कॉन्सियस लेवल ठीक नहीं है, तो उसको हम लोग मॉडरेट नहीं तो सीवियर बार्न इंजरी बोल सकते हैं। तो सीवियरिटी के हिसाब से हम लोग तीन भाग में बांटता है, जैसे माइनर बार्न इंजरी, मॉडरेट बार्न इंजरी और सीवियर बार्न इंजरी। तो माइनर बार्न इंजरी किसको बोला जाता है, व्हेन 10% ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न विथ फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री बर्न्स। मतलब जब हमारा बॉडी एरिया का, पूरा बॉडी का 10% जल जाता है विथ फर्स्ट और सेकेंड डिग्री बर्न, मतलब हमारा बॉडी का 10% एरिया जब सुपरफिशियली जल जाता है, तब हम लोग उसको माइनर बार्न बोला जाता है। लेकिन इधर एक बात है, जब एक बच्चा आएगा, देखिए वो बच्चा का मान लीजिए एक हाथ, पूरा हाथ जल गया, तो हम लोग कैसे कैलकुलेशन करेंगे उसका बॉडी का कितना परसेंट एरिया जल गया। तो ये जो हमारा एक बच्चा का, एक पेशेंट का बॉडी का कितना एरिया जल गया, इसको कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारा मेथड है। तो मेथड क्या है वो हम लोगों को पहले जानना पड़ेगा। तो देखिए मेथड जानने के लिए क्या बोल रहा है, द एस्टिमेशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ बार्न सरफेस एरिया। तो एस्टिमेशन कितना जल गया कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। द मेथड ऑफ क्विकली एस्टिमेशन ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न ऑफ बर्न विक्टिम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक पेशेंट के लिए, एक पेशेंट जब आएगा, उसका बॉडी का कितना एरिया जल गया, उसको जल्दी उसको देख के ही कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है। क्यों? टू डिटरमाइन द severity of burn, guidance of treatment, guide of treatment and calculation of necessary fluid resuscitation। तो क्या बोल रहा है, वही एक पेशेंट जब आएगा, उसको देख के कितना परसेंट जल गया, उसको जल्दी कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके हिसाब से हम लोग एक कितना सीरियस से जल गया, क्या ट्रीटमेंट दे सकते, क्या कितना हम लोग उसको फ्लूइड देंगे, वो हम लोग डिसाइड कर सकते। तो इधर एक लाइन है, नेसेसरी ऑफ फ्लूइड रिससिटेशन। तो हम लोग जब भी कोई बार्न इंजरी पेशेंट आएगा, सीरियस बार्न हो जाएगा, तो उसको फ्लूइड देना पड़ेगा। क्यों फ्लूइड देना पड़ेगा, फ्लूइड ना देने से क्या होगा, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पैथोफिजियोलॉजी के अंदर देखेंगे। लेकिन फ्लूइड देना बहुत जरूरी है। लेकिन कितना फ्लूइड देंगे वो डिपेंड करता है बॉडी का कितना परसेंटेज एरिया जल गया। तो परसेंटेज निकलना बहुत जरूरी है। वो परसेंटेज हम लोग कैसे निकलेंगे, कितना हमारा बॉडी सरफेस का कितना एरिया जल गया, वो निकलने के लिए तीन प्रोसेस है। जैसे देयर इज ए वेरियस मेथड टू कैलकुलेट द टोटल बर्न्ट एरिया, देयर आर थ्री मोस्ट कॉमन यूज्ड मेथड आर रोल ऑफ 9, रूल ऑफ 5 एंड रूल ऑफ हैंड। यही तीन प्रक्रिया है। जैसे रूल ऑफ 9, प्रोक्लैंड फार्मूला बोल के एक फार्मूला आता है, जिसमें ये बहुत
कॉमनली यूज होने वाला और एडल्ट के लिए यूज होता है। उसके बाद रोल ऑफ 5 मतलब जो बच्चा का एज 1 से 10 साल के अंदर होता है उसके लिए रोल ऑफ 5 यूज होता है। उसके बाद रूल ऑफ हैंड, ये जो बच्चा इन्फेंट होता है 1 साल के अंदर उम्र होता है उसके लिए रूल ऑफ हैंड मेथड यूज होता है। और यही मेथड यूज करने से एक डॉक्टर को पता चलता है एक बच्चा का बॉडी का कितना सरफेस जल गया। तो फर्स्ट हम लोग रूल ऑफ 9 देखेंगे। रूल ऑफ 9 क्या बोल रहा है, देखिए प्राक्लन फार्मूला बोल के एक फार्मूला आता है जिसमें प्राक्लन बोला है जब किसी भी पेशेंट का एक हाथ जल जाता है तब बोला जाता है 9% जल गया, तो इसीलिए बोला जाता है रूल ऑफ 9। तो हेड को 9% दिया गया, दो हाथ को 9 करके 18% दिया गया। उसके बाद एब्डोमिन जल जाता है तो 9%, उसके बाद चेस्ट जल जाता है तो 9%, उसके बाद लेग के लोअर आर्म का जो थाई जल जाता है उसको 9% दिया गया, उसके बाद लेग जल जाता है तो उसको 9% दिया गया। उसके बाद बैक साइड जल जाता है तो बैक साइड अपर बैक जल जाता है तो 9%, लोअर बैक जल जाता है तो 9%। इसीलिए यही फॉर्मूला को 9% बोला जाता है। तो हम लोग कैसे समझेंगे, मान लीजिए एक बच्चा और नहीं तो एक एडल्ट पेशेंट आया जिसका चेस्ट और एब्डोमिन जल गया, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, चेस्ट के लिए 9% और एब्डोमिन के लिए 9%, मतलब वही पेशेंट का 18% जल गया। मान लीजिए एक बच्चा आया जिसका दो हाथ और चेस्ट और एब्डोमिन जल गया, तो हम लोग क्या कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो चेस्ट के लिए 9, एब्डोमिन के लिए 9 और दो हैंड के लिए 2 9, मतलब 36। सो 36% उसका बॉडी का टोटल सरफेस एरिया का 36% जल गया, तो उसके हिसाब से हम लोग मेडिसिन देंगे। तो एक बॉडी का मान लीजिए टोटल 100% के अंदर हम लोग कितना परसेंट जल गया हम लोग यही रोल ऑफ 9 से कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद आता है रोल ऑफ हैंड, जो बच्चे के लिए यूज होता है। रोल ऑफ हैंड मतलब क्या है, जो बच्चा जो इन्फेंट का हाथ होता है वही हाथ जितना एरिया कवर करता है उसको 1% माना जाता है, मतलब वही पेशेंट का हाथ, डॉक्टर का हाथ नहीं। डॉक्टर का हाथ एक बच्चा के ऊपर रखेंगे तो बहुत एरिया कवर हो जाएगा, तो उतना एरिया क्या है 1% नहीं। जब बच्चा का हाथ जितना एरिया जल गया उसके ऊपर रखेंगे तो पता चलेगा कितना एरिया जल गया। मतलब मान लीजिए एक बच्चा का चेस्ट जल गया तो हमें वही चेस्ट में एक बच्चा का हाथ का कितना एरिया जल गया देखेंगे, 2 हाथ 3 हाथ 4 हाथ होता है तो 4% 5% ऐसा जलता है। तो इसके हिसाब से हम लोग परसेंटेज ऑफ बर्न निकलता है। तो ये होता है टोटल बॉडी सरफेस निकलने का तरीका। तो जब भी 10% मतलब 10 मतलब एक हाथ जल गया 9, उसके साथ में मान लीजिए शोल्डर का 1%, तो जब यही 10% जल जाएगा उसको बोला जाता है फर्स्ट डिग्री और माइनर बर्न। लेकिन फर्स्ट डिग्री होना चाहिए, मतलब एक ही हाथ जल गया लेकिन बहुत डीप तक जल गया वो नहीं, जब जस्ट ऊपर का लेयर जल जाता है और 10% जल जाता है तब बोला जाता है माइनर बर्न। उसके बाद मॉडरेट बर्न, जब एक पेशेंट का व्हेन 10 to 20% टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न विथ सेकेंड डिग्री बर्न। जब क्या होता है सेकेंड डिग्री बर्न मतलब थोड़ा स्किन का सेकेंड लेयर भी जल गया, मतलब डर्मिस भी जल गया उसके हिसाब से, और उसका बॉडी का 20% जल जाता है तब बोला जाता है मॉडरेट बर्न। उसके बाद और क्या है, जब 2 to 5% टोटल बॉडी सरफेस बर्न विथ थर्ड डिग्री बर्न, मतलब 2 और 1%, मान लीजिए हमारा हाथ तो 9% है लेकिन 9% के मान लीजिए एक उंगली उंगली 1% होगा और हमारा पाम मान लीजिए 5% होगा, यही पाम का थोड़ा ज्यादा जल गया, बहुत डीप तक जल गया, थर्ड डिग्री बर्न हुआ, तो इसको बोलेंगे हम लोग सेकेंड डिग्री बर्न, इसको हम लोग बोलेंगे मॉडरेट बर्न। उसके बाद आता है मेजर बर्न। यही मेजर बर्न ये हम लोग को बहुत अच्छे से ख्याल करना है। यही मेजर बर्न जो पेशेंट आता है उसके लिए एक नर्स का बहुत ख्याल रखना जरूरी है और उसको बहुत तरह का केयर देना जरूरी होता है। तो मेजर बर्न किसको बोला जाता है, when more than 20% of total body surface area burn with second degree burn। तो जब सेकेंड डिग्री बर्न और थर्ड डिग्री बर्न, सेकेंड डिग्री बर्न के साथ जब 20% से ज्यादा जल जाता है, 20% मतलब मान लीजिए एक पेशेंट का एक हाथ जल गया 9, चेस्ट जल गया 9, एब्डोमिन जल गया 9 और थोड़ा सा नीचे तक, तो मान लीजिए तो यही 3 9 मिलकर होता है 27। तो 27% जब जल जाता है इसको हम लोग बोलेंगे मेजर बर्न हुआ। तो मतलब एक पेशेंट का हाथ चेस्ट एब्डोमिन जल गया, इतना बड़ा एरिया जल गया तो इसको हम लोग मेजर बर्न बोलेंगे।
उसके बाद और एक पेशेंट आया, मान लीजिए उसका पैर का लोअर लिम्ब का लेग, उसके बाद थाई, उसके बाद एब्डोमेन जल गया, तो इधर क्या होता है 27% जल गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे मेजर बार्न। तो जब 20% के ऊपर जल जाता है तब हम लोग बोलते हैं मेजर बार्न। और क्या है, जब ऑल थर्ड डिग्री बार्न मोर देन 10%, जब भी एक, मान लीजिए 10% बॉडी एरिया थर्ड डिग्री के हिसाब से थर्ड डिग्री से जल गया, मान लीजिए मतलब हमारा हैंड कितना परसेंटेज 9%, तो हमारा हाथ जब हैंड पूरा 10%, जब पूरा हैंड जब थर्ड डिग्री बार्न हो जाता है, मतलब हाथ तो पूरा जल गया, हाथ के साथ मसल, स्किन, मस्कुलर लेयर, स्किन का बीच का लेयर, स्किन का सभी लेयर, उसके बाद सबक्यूटेनस लेयर, मसल लेयर ऐसे जल जाता है, ऐसे थर्ड डिग्री बार्न हो जाता है पूरा हाथ में, तो उसको हम लोग मेजर बार्न बोलते हैं, उसका ट्रीटमेंट पूरा अलग होगा। उसके बाद और ऑल बार्न्स इन्वॉल्व आई, ईयर, फेस, फीट, जेनाइटल, हैंड, जब हमारा बॉडी का ईयर में, आई में, कान में, उसके बाद जेनिटल ऑर्गन में, नहीं तो हैंड में जब जल जाता है, वो फर्स्ट डिग्री हो सकता है, सेकेंड डिग्री हो सकता है, थर्ड डिग्री हो सकता है, उसको हम लोग मेजर बार्न बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यही एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, इसीलिए इसमें जल जाता है, तो हम लोग उसको थर्ड डिग्री और मेजर बार्न, उसको हम लोग मेजर बार्न के अंदर रखते हैं, और उसका ट्रीटमेंट बहुत सीरियसली होता है। तो देखिए, जो ये जो फर्स्ट डिग्री बार्न, ये जो माइनर बार्न है, यही माइनर बार्न का ज्यादा कुछ ट्रीटमेंट नहीं होता है, मतलब एक पेशेंट जब सुपरफिशियल बार्न इंजरी के साथ और फर्स्ट डिग्री बार्न इंजरी के साथ आता है, तब क्या होता है पेन मैनेजमेंट किया जाता है, उसको बहुत दर्द होता है, जलता है, तो उसके लिए कुछ ऑइंटमेंट यूज करना होता है, कुछ एनेस्थेटिक ऑइंटमेंट जिससे जलन कम हो जाता है, पेन किलर मेडिसिन देना पड़ता है। उसके बाद कुछ ब्लिस्टर हुआ, कुछ वुंड हुआ, तो उसको क्लीन करना, वुंड ड्रेसिंग करना, ये सभी ट्रीटमेंट होता है। लेकिन जो मॉडरेट और मेजर बार्न होता है, इसके लिए हम लोगों को बहुत सारा ट्रीटमेंट, बहुत सारा रूल्स फॉलो करना होता है, वो हम लोग मेजर मैनेजमेंट के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी मतलब चेंजेस, कुछ भी बीमारी का, कुछ भी बार्न इंजरी का होने से हमारा बॉडी में, स्किन में, ऑर्गन सिस्टम में क्या क्या चेंजेस होता है, एक के बाद क्या क्या एक चेंजेस होता है, वो हम लोग देखेंगे। तो जब भी ये पैथोफिजियोलॉजी हम लोग देखते हैं ज्यादातर मॉडरेट और सीवियर बार्न में, मतलब जो फर्स्ट डिग्री बार्न होता है उसमें स्किन में थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, लेकिन वो उतना सीवियरिटी नहीं होता है, उतना मेजर नहीं होता है। लेकिन जो मेजर बार्न होता है, थर्ड डिग्री बार्न हो जाता है, उसके लिए हमारा बॉडी में बहुत इफेक्ट होता है, तो उसका पैथोफिजियोलॉजी हम लोगों को जानना जरूरी है। तो क्या क्या चेंजेस होता है, मान लीजिए जब भी बार्न इंजरी होता है, किसी भी जगह जल जाता है, तब क्या होता है टिश्यू इंजरी रिलीज, टिश्यू इंजरी रिलीज वैसोस एक्टिव सब्सटेंस, मतलब टिश्यू इंजरी होने के बाद हमारा बॉडी का टिश्यू, सभी स्किन का टिश्यू क्या करता है, वैसो एक्टिव सब्सटेंस रिलीज करता है। वही वैसोएक्टिव सब्सटेंस क्या है, एक उपादान है जो हमारा टिश्यू निकलता है, वही सब्सटेंस क्या करता है, क्या करता है, इंक्रीज कैपिलरी प्रीमेबिलिटी, मतलब क्या है, हमारा जो कैपिलरी जो ब्लड वेसल है उसका प्रीमेबिलिटी बढ़ा देता है। तो प्रीमेबिलिटी क्या है, देखिए हमारा प्रीमेबिलिटी, यही इसको समझने के लिए आपको एक फोटो के थ्रू, तो ये जो प्रीमेबिलिटी है इसको हम लोग एक फोटो के थ्रू आपको समझते हैं। देखिए, ये होता है हमारा नॉर्मल ब्लड वेसल, और यही ब्लड वेसल के अंदर ये जो छोटा छोटा सेल है, यही ब्लड वेसल के अंदर छोटा छोटा गैप रहते हैं। आप इधर अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा, इधर थोड़ा सा छोटा छोटा गैप है, यही गैप बहुत कम गैप होता है, और यही गैप ना होने के बराबर होता है, और यही ब्लड वेसल के अंदर हमारा ब्लड सेल, प्लेटलेट, सभी हमारा प्लाज्मा सभी ब्लड वेसल के अंदर से जाता है। लेकिन जब वैसोएक्टिव सब्सटेंस जब रिलीज होता है, तब हमारा ब्लड वेसल के अंदर जो ये गैप है, ये गैप बड़ा हो जाता है। ये फोटो में आपको समझ में आएगा। देखिए, ये जो ब्लड वेसल के अंदर देखो, इधर छोटा गैप था, यही छोटा गैप देखिए कितना बड़ा हो गया। तो यही ब्लड वेसल के अंदर जो गैप है, ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड वेसल का वॉल है, वो जाली के जैसा थोड़ा बड़ा हो जाता है, और वही जब जाली के जैसा हो जाता है, तब क्या होता है, वही गैप से प्लेटलेट, उसके बाद ब्लड सेल, उसके बाद हमारा ब्लड का फ्लूइड, सभी प्लाज्मा बाहर आ जाता है। तो जब भी टिश्यू इंजरी हो जाता है, हमारा बॉडी में टिश्यू क्या होता है, वैसो एक्टिव सब्सटेंस रिलीज करता है,
और ये वैसो एक्टिव सब्सटेंस क्या करता है, हमारा ब्लड वेसल का प्रीमेबिलिटी बढ़ा देता है। प्रीमेबिलिटी बढ़ा देने से क्या होता है, हमारा ब्लड वेसल थोड़ा पतला हो जाता है और चौड़ा हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, हमारा ब्लड वेसल के अंदर से फ्लूइड बाहर चला जाता है। तो क्या बोल रहा है, तो प्रीमेबिलिटी अंदर समझ गया, प्रीमेबिलिटी मतलब वही ब्लड वेसल का थोड़ा पतला हो जाना, जिससे क्या होता है, ब्लड वेसल्स के अंदर से फ्लूइड बाहर निकल जाता है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, फ्लूइड शिफ्टेड फ्रॉम इंट्रावास्कुलर टू एक्स्ट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट। तो जब भी ब्लड वेसल पतला हो जाएगा, जाली जैसा हो जाएगा, तो ब्लड वेसल से सभी पानी बाहर चला जाएगा। तो इधर दो वर्ड आपको मिलेगा, इंट्रावास्कुलर और एक्स्ट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट, दो जगह में जमता है। तो दो जगह क्या क्या है, एक फोटो के थ्रू आपको समझते हैं। देखिए देखिए, ये जो आपको फोटो दिख रहा है, ये होता है हमारा ह्यूमन टिश्यू। तो एक टिश्यू के अंदर ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ये होता है हमारा ब्लड वेसल, और ये जो येलो कलर का दिख रहा है, ये होता है सेल। तो इधर आपको दो जगह मिलेगा। एक तो देखिए, ये जो ब्लड सेल के अंदर, ये जो ब्लड वेसल के अंदर, सॉरी, ये जो ब्लड वेसल के अंदर कुछ स्पेस है, कुछ फाँका जगह है, जिससे अंदर से हमारा ब्लड बहता है। तो ये जो ब्लड वेसल के अंदर जो जगह है, इसको बोला जाता है इंट्रावेस्कुलर स्पेस बा वेसल के अंदर का जगह। लेकिन ये जो ब्लड वेसल के बाहर और सेल के बीच में ये जो ब्लू कलर का आपको स्पेस दिखने को मिलता है, ये जो जगह दिख रहा है, इसको बोला जाता है एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस और वेसल का बाहर का जगह। तो इधर दो है, एक तो होता है ब्लड का अंदर, मतलब ब्लड वेसल का अंदर का कंपार्टमेंट, जिसको इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट बोला जाता है, और ब्लड वेसल का बाहर का कंपार्टमेंट, जिसको एक्स्ट्रा वेस्कुलर कंपार्टमेंट बोला जाता है। तो जब भी हमारा ब्लड वेसल का प्रीमेबिलिटी बढ़ जाता है, मतलब हमारा ये ब्लड सेल का, मतलब ये ब्लड वेसल का जो वॉल है, जो छकनी का जैसा हो जाता है, जाली हो जाता है, तब क्या होता है, इससे क्या होता है, सभी ब्लड फ्लूइड जो है वो इंट्रस वेस्कुलर स्पेस से एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस के अंदर आ जाता है। ठीक है, वही बोल रहे हैं। तो क्या होगा, जब भी बार्न ये होगा, तो जब भी बार्न हो जाएगा, उस जगह का इंट्रस कैपिलरीज जो है, जो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल से ब्लड वेसल का वॉल का प्रीमेबिलिटी बढ़ जाएगा, उसके वजह से ब्लड वेसल का अंदर से फ्लूइड बाहर आ जाएगा और हम लोगों का स्किन में ठूला पड़ेगा। तो अभी पता चला हमारा जो ब्लिस्टर फॉर्मेशन होता है, जो स्किन जल जाने के बाद फूला पड़ता है, वो क्यों होता है, क्योंकि हमारा ब्लड वेसल से सभी फ्लूइड बाहर आ जाता है। ठीक है, समझ गया। तो वही बोल रहा है, तो क्या होगा, तो फर्स्ट बार्न इंजरी होगा, बार्न इंजरी होने के बाद वैसोएक्टिव सब्सटेंस रिलीज होगा, वही सब्सटेंस क्या करेगा, हमारा ब्लड वेसल का प्रीमेबिलिटी बढ़ा देंगे, और प्रीमेबिलिटी बढ़ जाने से क्या होगा, इंट्रावास्कुलर स्पेस से एक्स्ट्रावास्कुलर स्पेस में फ्लूइड शिफ्ट हो जाएगा। तो जब भी मान लीजिए ब्लड वेसल से सभी फ्लूइड बाहर आ जाएगा, तब क्या होगा, हमारा ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड है वो कम हो जाएगा। ब्लड से मान लीजिए सभी पानी निकल जाता है, ब्लड से सभी सेल निकल जाता है, छोटा मोटा जो सेल होता है वो निकल जाता है, तो क्या होगा, ब्लड का मात्रा कम हो जाएगा। तो वही बोल रहे हैं, तो क्या होगा, सोइलिंग और एडिमा और ब्लिस्टर फॉर्मेशन ऑफ द बार्न एरिया। तो वही इंट्रावास्कुलर फेस से एक्स्ट्रावास्कुलर फेस में सभी जब फ्लूइड चला जाएगा, तब हमारा स्किन में ब्लिस्टर फॉर्मेशन होगा, फूला पड़ेगा। समझ गया। उसके बाद क्या होगा, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट ड्यू टू सीवियर हाइपोवोलेमिया। तो क्या होगा, हाइपोवोलेमिया होगा। हाइपोवोलेमिया क्या है, फिर आपको समझता हूँ। देखिए, ये जो वोलेमिया क्या है, देखिए हमारा ब्लड वेसल के अंदर से ब्लड जा रहा है, लेकिन जब भी प्रीमेबिलिटी बढ़ जाएगा, तब भी यही ब्लड वेसल से सभी फ्लूइड बाहर आ जाएगा। तो जब भी सभी फ्लूइड बाहर चला जाएगा, तभी ब्लड वेसल क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, ब्लड का मात्रा कम हो जाएगा। और जब ब्लड का मात्रा कम हो जाता है, उसको हाइपोवोलेमिया बोला जाता है। तो मान लीजिए जब भी हमारा ब्लड का मात्रा कम हो जाएगा हमारा बॉडी में, तब उसको हाइपोवोलेमिया बोला जाएगा। तो जब बॉडी में ब्लड ही नहीं रहेगा, तो हार्ट किसको पंप करेगा, सभी ब्लड तो स्किन के अंदर चला गया, स्किन के बाहर चला गया, मतलब सभी ब्लड वेसल से बाहर चला गया, और ब्लड वेसल के अंदर अभी ब्लड नहीं है, इसलिए हार्ट पंप कर रहा है, लेकिन पंप के थ्रू ब्लड नहीं जा रहा है। क्यों, क्योंकि ब्लड वेसल में ब्लड ही नहीं है। इसीलिए क्या हो रहा है, हार्ट सिर्फ जबरदस्ती जोर से बहुत जल्दी पंप कर रहा है,
क्योंकि हमारा सभी बॉडी क्या बोल रहे हैं, हमारा बॉडी का सभी ऑर्गन, हमारा ब्रेन, किडनी, सभी चलने के लिए सबको न्यूट्रिएंट्स का जरूरत है, सबको ब्लड का जरूरत है। सभी लोग बोल रहे हैं हमको ब्लड दे दो, हमको ब्लड दे दो, लेकिन ब्लड वेसल में ब्लड नहीं है। इसीलिए हार्ट सबको ब्लड भेजने के लिए जोर जोर से काम कर रहा है, तो टाकीकार्डिया हो रहा है। तो क्या हो रहा है, हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो टाकीकार्डिया हो जाता है, हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो क्या हो रहा है, हाइपोवॉलीमिया हो रहा है। और जब भी ऐसा ब्लड वेसल के अंदर सभी ब्लड निकल जाता है, मान लीजिए कुछ पेशेंट को जब ट्रोमा हो जाता है या एक्सीडेंट पेशेंट आता है, ज्यादा काट जाने के बाद में सभी ब्लड निकल जाता है, तो उसका बॉडी में ब्लड वेसल में ब्लड नहीं रहता है। और क्या होता है, जब सीवियर बार्न इंजरी हो जाता है, पूरा बॉडी बार्न हो गया और पेशेंट बहुत देर में हॉस्पिटल में आया, तो उसके क्या होता है, सभी ब्लड वेसल से अंदर से सभी फ्लूइड एक्स्ट्रा वेस्कुलर एरिया में चला जाएगा, ब्लड वेसल में ब्लड नहीं रहेगा, बॉडी में ब्लड नहीं रहेगा, और बॉडी में ब्लड नहीं रहेगा तो हाइपोवॉलेमिया होगा। और हाइपोवॉलेमिया होने से पेशेंट का हार्ट अटैक हो सकता है, ब्रेन में ब्लीडिंग नहीं होने से ब्लड में इस्चेमिया हो सकता है, जिसको हाइपोवॉलेमिक शॉक बोला जाता है। तो हाइपोवॉलेमिक शॉक ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरियस केस है, जिससे आदमी का डेथ हो जाता है। ठीक है, तो हाइपोवॉलेमिक शॉक होता है। तो हाइपोवॉलीमिया मतलब क्या है, समझ गया। जब भी इंट्रासेलुलर इंट्रावेस्कुलर स्पेस से एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस में फ्लूइड चला जाएगा, तब भी क्या होगा, हमारा स्किन और ब्लड वेसल के बीच में एडिमा और ब्लिस्टर बन जाएगा, और हमारा कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा। ब्लड मतलब हार्ट तो पंप करेगा, लेकिन हार्ट से नहीं निकलेगा। क्यों, हमारा डिक्रीज कार्डियक आउटपुट हो जाएगा, हमारा हार्ट से कुछ ब्लड नहीं फेंकेगा, क्योंकि हमारा ब्लड वेसल में ब्लड ही नहीं है, तो कैसे फेंकेगा। इसीलिए हाइपोवॉलेमिया हो जाएगा, और हाइपोवॉलेमिया से हाइपोवॉलेमिक शॉक हो जाएगा। हाइपोवॉलेमिक शॉक होने से आदमी का डेथ हो जाएगा। तो हाइपोवॉलेमिक शॉक जब बार्न पेशेंट आएगा, आप कैसे समझेंगे उसको हाइपोवॉलेमिया हो रहा है, कैसे उसको समझेंगे हाइपोवॉलेमिक शॉक की तरफ जा रहा है। देखिए, जब भी बार्न पेशेंट आएगा, उसका बीपी कम दिखेगा आपको। बीपी कम मतलब क्या है, इंट्रावेस्कुलर में ब्लड नहीं है। उसके बाद उसको देखेंगे हार्ट रेट ज्यादा हो गया, मतलब ब्लड वेसल में ब्लड नहीं है, इसीलिए हार्ट ज्यादा जल्दी पंप कर रहे हैं सभी सेल को, सभी ऑर्गन को ब्लड देने के लिए। तो हार्ट रेट ज्यादा दिखेगा, पेशेंट अनकॉन्शियस दिखेगा, ड्राउजी दिखेगा, उसके बाद बीपी कम दिखेगा। तो ये सभी दिखने से पता चलेगा आपको पेशेंट हाइपोवॉलेमिक शॉक की तरफ जा रहा है, और उसी टाइम पे हम लोग को फ्लूइड देना होगा, नहीं तो पेशेंट मर जाएगा। इसीलिए जब बार्न केस होता है, उसको फ्लूइड देना बहुत जरूरी है। तो हाइपोवॉलेमिक शॉक क्या पता चल गया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, डिक्रीज ऑर्गन परफ्यूजन, मतलब सभी ऑर्गन में ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा ब्लड वेसल में ब्लड नहीं है, हार्ट ही पंप कर रहा है, लेकिन हार्ट पंप करने से ब्लड नहीं जा रहा है, तो क्या हो रहा है, हर ऑर्गन को ब्लड नहीं मिल रहा है, तो जिसको बोला जाता है डिक्रीज ऑर्गन परफ्यूजन, मतलब ऑर्गन को ब्लड नहीं मिल रहा है। तो जब भी हमारा रिनल मतलब हमारा किडनी में ब्लड नहीं पहुंचेगा, किडनी को ब्लड कम हो जाएगा, तब क्या होगा, डिक्रीज रिनल ब्लड फ्लो, तो हमारा किडनी के अंदर ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। उसके बाद रेड्यूस GFR, मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो जब भी हमारा किडनी को ठीक से ब्लड फ्लो नहीं जाएगा, ब्लड प्रेशर नहीं जाएगा, तो रेड्यूस GFR मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा। वो क्या है, वो आपको मैं एक फोटो के थ्रू समझाता हूँ। देखिए, ये जो हमारा छवि दिख रहा है, इसको बोला जाता है नेफ्रॉन। तो हमारा किडनी, एक एक किडनी 10 लाख नेफ्रॉन से बना होता है, और यही नेफ्रॉन के अंदर ही ब्लड फिल्टर हो जाता है। हमारा किडनी का काम क्या है, ब्लड फिल्टर करना। तो ब्लड फिल्टर क्या होता है, एक आर्टरी होता है नेफ्रॉन के अंदर, एक आर्टरी से ब्लड अंदर जाता है, और वही ब्लड क्या होता है, ब्लड नेफ्रॉन के अंदर ग्लोमेरुला होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब होता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब होता है। ये नेफ्रॉन का पार्ट में क्या होता है, इससे सभी जो हमारा ब्लड का गंदा चीज है, जो हमारा जरूरत नहीं है, वो सभी सब्सटेंस को खींच के बाहर निकल के यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है। लेकिन ये जो ट्यूब के अंदर जो रह जाता है, वो ब्लड, वो प्योर ब्लड हो जाता है, वो शुद्ध ब्लड होता है, वही ब्लड फिर से ब्लड वेसल में मिला दिया जाता है। तो ये जो किडनी के अंदर यही जो पार्ट दिख रहा है, इसको बोला जाता है ग्लोमेरुलर। और यही ग्लोमेरुलर क्या करता है, फिल्टर करता है, फिल्टर करके मतलब ब्लड से गंदा चीज को बाहर निकालता है। तो जो जितना चीज बाहर निकलता है, उसको बोला जाता है ग्लोमेरुलेशन फिल्टरेशन रेट। और यही ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट कम हो जाएगा, जब क्या होगा, प्रेशर से हमारा हार्ट
पंप करके ब्लड क्या करेगा, ग्लोमेरुलर के अंदर भेजेगा, तब ग्लोमेरुलर क्या करेगा, उससे गंदा चीज को बाहर निकाल लेंगे। लेकिन जब ब्लड प्रेशर ही नहीं होगा, ग्लोमेरुलर के अंदर ठीक से ब्लड नहीं जाएगा, तो गंदा कैसे निकलेगा, तब गंदा नहीं निकलेगा। इसलिए ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट कम हो जाएगा। वही बोल रहा है इधर, देखिए क्या होगा, जब भी रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, किडनी से ब्लड फ्लो कम हो जाने से किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, और नेफ्रॉन में ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो रिड्यूस जीएफआर हो जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होगा, उसके साथ क्या होगा, ट्यूबुलर ट्यूबुलर निक्रोसिस हो जाएगा। ट्यूबुलर निक्रोसिस क्या है, देखिए यही जो नेफ्रॉन है इसको ग्लोमेरुलर बोला जाता है, और ग्लोमेरुलर के बाद से ये जो ट्यूब के जैसा दिख रहा है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, ये वाला डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, ये वाला हमारा कलेक्टिंग डक्ट, ये जो ट्यूब दिख रहा है ये ट्यूब, इसको बोला जाता है ट्यूब। और यही नेफ्रॉन का यही पार्ट क्या हो जाएगा, जब ब्लड फ्लो नहीं हो जाएगा, ये क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, चुप से जाएगा, समझ गया। तो जब भी ब्लड फ्लो होगा तब क्या होगा, ये जो ट्यूब है फूल जाएगा, इससे सभी गंदा चीज बाहर आ जाएगा, और अच्छा चीज ब्लड का अच्छा चीज ब्लड वेसल में फिर से रिटर्न जाएगा। लेकिन जब भी ब्लड प्रेशर नहीं रहेगा तब क्या होगा, यही ट्यूब सिकुड़ जाएगा, तो इसको बोला जाता है ट्यूबुलर निक्रोसिस। तो जब भी हमारा किडनी का सभी नेफ्रॉन का सभी ट्यूब ऐसे सिकुड़ जाएगा, तब बोला जाता है ट्यूबुलर निक्रोसिस। और ट्यूबुलर निक्रोसिस हो जाएगा मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा, मतलब किडनी फेल हो जाएगा। किडनी फेल हो जाएगा मतलब हमारा ब्लड फिल्ट्रेशन नहीं होगा, ब्लड का सभी गंदा चीज रह जाएगा, और वही गंदा चीज हमारा ब्रेन सभी ऑर्गन में जाएगा, और सभी ऑर्गन फेलियर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा किडनी फेल हो जाएगा। तो वही हो जाएगा जब भी क्या होगा, हमारा ब्लड वेसल में ब्लड नहीं रहेगा, तब हमारा ऑर्गन पार्फोरेशन होगा। ऑर्गन पार्फोरेशन के अंदर जब रीनल में, जब किडनी में ब्लड कम हो जाएगा, तब रिड्यूस जीएफआर हो जाएगा, जीएफआर कम हो जाएगा तो ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो जाएगा, और ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो जाएगा तो जिसको रीनल फेलियर बोला जाता है, किडनी फेल हो जाएगा। तो जब भी बान पेशेंट आता है, जब भी पेशेंट आप देख रहे हो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक की तरफ जा रहा है, उसका बॉडी में फ्लूइड नहीं है, ब्लड नहीं है, तब भी उसका किडनी भी फेल होने का चांसेस रहता है। इसीलिए आपको फ्लूइड देना बहुत जरूरी होगा। तो जब भी और यही फ्लूइड आरएल जो होता है, रिंगर लैक्टेट, वही फ्लूइड आपको देना होगा। तो ये होता है हमारा किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर यही चेंजेस होगा। उसके बाद और क्या क्या होगा, डिस्ट्रॉय द सेलुलर एलिमेंट्स ऑफ ब्लड, मतलब जो ब्लड के अंदर आरबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट, हीमोग्लोबिन, ये सभी जो चीज रहता है ये सभी जल जाएगा। जब भी हमारा स्किन जल जाएगा, स्किन के अंदर ब्लड वेसल जल जाएगा, और ब्लड वेसल जल जाएगा तो ब्लड वेसल के अंदर जो ब्लड है, उसका जो ब्लड के अंदर जो कंपोनेंट है वो भी जल जाएगा। तो वो भी जल जाने से क्या क्या होगा, आरबीसी डिस्टर्ब हो जाएगा। आरबीसी मतलब हमारा रेड ब्लड सेल सभी जल जाएगा। और रेड ब्लड सेल क्या काम करता है, रेड ब्लड सेल उसके अंदर हीमोग्लोबिन बोल के एक प्रोटीन है जिसको पकड़ के रखता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन को पकड़ के रखता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ के रखता है, समझ गया। रेड ब्लड सेल क्या करता है, हीमोग्लोबिन को पकड़ के रखता है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को पकड़ के रखता है। और ऐसे ही क्या होता है, वही रेड ब्लड सेल धीरे धीरे हमारा ब्रेन के पास जाता है। ब्रेन क्या करता है, रेड ब्लड सेल से वही हीमोग्लोबिन को बाहर निकलता है, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन ब्रेन में चला जाता है। तो हमारा ऑक्सीजन कैसे हमारा ब्रेन तक पहुंच रहा है, कैसे हर ऑर्गन तक पहुंच रहा है, रेड ब्लड सेल के थ्रू। लेकिन रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन को नहीं ले जा पाता है, तो हीमोग्लोबिन ले जा पाता है, लेकिन हीमोग्लोबिन हमारा ब्रेन पे नहीं जा पाता है। इसीलिए क्या है, रेड ब्लड सेल हीमोग्लोबिन को पकड़ लेता है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ लेता है। इसीलिए क्या होता है, ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन पकड़ के रखता है, और वही हीमोग्लोबिन को आरबीसी बहुत सारा ऑर्गन में पहुंचा देता है। तो ये जो आरबीसी है, ये आरबीसी जब किसी भी बान पेशेंट आएगा उसका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसका आरबीसी सभी जल जाएगा, खराब हो जाएगा। और आरबीसी खराब हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन भी मर जाएगा। हीमोग्लोबिन मर जाएगा तो क्या होगा, हर बॉडी का हर ऑर्गन टिश्यू को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, समझ गया। तो आरबीसी डिस्ट्रॉय होने से क्या होगा, हीमोलैक्टिक एनीमिया हो जाएगा, मतलब हमारा सभी आरबीसी जल जाएगा तो हीमोलैक्टिक एनीमिया हो जाएगा। और हीमोलैक्टिक एनीमिया होने से क्या होगा, हीमोग्लोबिन यूरिया होगा। हीमोग्लोबिन मतलब क्या है, जब हम लोग
यूरिन पास करेंगे उससे रेड ब्लड सेल, जैसे यूरिन रेड कलर का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेड ब्लड सेल के अंदर हमारा बॉडी का जो रेड ब्लड सेल मर गया, जो हीमोग्लोबिन मर गया, वो सभी बाहर जाएगा। इसीलिए क्या होगा, हमारा यूरिन का कलर रेड हो जाएगा। और ये हीमोग्लोबिन यूरिया जब भी होगा उससे भी फिर से रेनियल फेलियर होगा। तो समझ गया? तो फास्ट तो क्या होगा, डिक्रीज परफ्यूजन के अंदर फास्ट हमारा किडनी फेलियर हो जाएगा, ब्लड का सभी सेल खराब हो जाएगा, रेड ब्लड सेल व्हाइट ब्लड सेल खराब हो जाएगा, जिससे क्या हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है। उसके बाद क्या होता है, एब्डोमिन में बान होता है। तो क्या होगा, एब्डोमिन में जब बान होगा, डिस्टर्ब और डैमेज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो हमारा जो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक जो हमारा नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्या है, हमारा हम लोग जब खाना खा रहे हैं, खाना जा रहा है मुंह से, इसोफेगस जा रहा है, इसोफेगस से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से जा रहा है, जाते हुए एनल कैनल से होए वो खाना स्टूल के हिसाब से स्टूल होके बाहर निकल जाता है। और यही जो बीच में, मतलब ये जो मुख से एनस के अंदर ये जो ट्रैक है, इसको बोला जाता है जीआई ट्रैक और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। और यही गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक कैसे चलता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के हिसाब से। मतलब जब भी हम लोग खाना को चिबाते हैं, तो हम लोग खाना को जब भी उसको अंदर लेते हैं, तो अब हम लोग हमारा इच्छा से खाना को अंदर भेजता है। लेकिन वही खाना जब स्टोमक में चला जाता है, स्टोमक से पूरा बाहर में स्टूल के हिसाब से निकलना, ये कौन करता है, ये हमारा कंट्रोल में नहीं है, ये हमारा ब्रेन करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। और जब भी हमारा पेशेंट का, मान लीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना जा रहा है, जाते हुए पास होके लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा है, तो क्या हो रहा है, हमारा बॉडी का, हमारा ब्रेन से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सिग्नल दे रहा है, जो खाना को अंदर भेजो, खाना से न्यूट्रिशन को खींच लो, ये सभी बोल रहा है इंटेस्टाइन को। तो ये जो सिस्टेमेटिक जो ये जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये डैमेज होता है। तो जब भी हमारे एब्डोमिन में बान इंजरी होता है, नहीं तो ब्रेन में, हेड पे, सिर पे हमारा बान इंजरी होता है, तब क्या होता है, हमारा नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम होता है। और नर्वस सिस्टम में, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जब भी प्रॉब्लम होगा, तब भी क्या होगा, खाना को अंदर नहीं जाएगा, मतलब आप स्टोमक में ही खाना रह जाएगा, वही स्टोमक से इंटेस्टाइन के अंदर नहीं जाएगा, इंटेस्टाइन से स्टूल होके बाहर नहीं निकलेगा, खाना क्या होगा, वही पेट में ही पड़ा रहेगा, पेट से बाहर नहीं निकलेगा, खाना से न्यूट्रिएंट्स बाहर नहीं निकल पाएगा। तो क्या होगा, वही खाना हमारा पेट में रह जाके हमारा पेट में इन्फेक्शन कर देंगे। हमारा जब स्टूल हिसाब से नहीं निकलेगा, तो वही खाना क्या होगा, पेट के अंदर इन्फेक्शन फैलाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। समझ गया? इसीलिए क्या होगा, हमारा एब्डोमिन में जब जल जाता है, हमारा सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है। और सिस्टम खराब होना जाता है, खराब हो जाने से क्या होता है, डिक्रीज पेरिस्टालसिस, मतलब वही जो खाना हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से अकेला ही अपने आप से स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा है, तो ये जो खाना जाने का जो मूवमेंट है, इसको पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोला जाता है। और यही पेरिस्टालसिस मूवमेंट भी खराब हो जाएगा, और पेरिस्टालसिस मूवमेंट खराब हो जाने से खाना स्टोमक के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन जिधर ही था उधर ही रह जाएगा। उसके वजह से क्या होगा, हमारा इन्फेक्शन हो जाएगा। उसके बाद क्या है, इस्चेमिया ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा। तो हमारा जो ये जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, ये जो हमारा जीआई ट्रैक है, इसका भी 2-3 लेयर है। एक सबसे अंदर का लेयर है जिसको म्यूकोसा बोला जाता है, उसके ऊपर रहता है सब म्यूकोसा, उसके ऊपर रहता है सिरोसा। तो हमारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, मान लीजिए इंटेस्टाइन, इसका भी 3 लेयर है। तो ये 3 लेयर के अंदर सबसे अंदर जो लेयर है उसको बोला जाता है म्यूकोसा। और वही म्यूकोसा में इस्चेमिया हो जाएगा, वही म्यूकोसा में इस्चेमिया हो जाएगा। इस्चेमिया मतलब क्या है, जब भी किसी भी ऑर्गन में ब्लड सप्लाई नहीं होगा, किसी भी टिश्यू में, किसी भी सेल में ब्लड सप्लाई नहीं होगा, उसको इस्चेमिया बोला जाएगा। लेकिन जब भी हमारा जीआई ट्रैक में, म्यूकस मेम्ब्रेन में, फर्स्ट लेयर में जब इस्चेमिया हो जाएगा, उसमें ब्लड सप्लाई नहीं रहेगा, तब क्या होगा, गैस्ट्रिक अल्सर होगा। तो क्या है, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, हमारा स्टोमक का जो इनर लेयर है, म्यूकोसा है, उसमें ठीक से ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, उधर का सेल मर जाएगा। और उधर में जब स्टोमक के अंदर सेल मर जाएगा, स्टोमक के अंदर घाव हो जाएगा, इंटेस्टाइन के अंदर घाव हो जाएगा, जिसको गैस्ट्रिक अल्सर बोला जाता है। तो अल्सर का मतलब क्या है, घाव। ठीक है, तो समझ गया। तो ये सभी होता है हमारा बॉडी में, और भी बहुत सारा चेंजेस होता है हमारा बॉडी में। तो एक बार हम लोग पैथोफिजियोलॉजी को चेक कर लेते हैं। फर्स्ट, हमारा बान इंजरी होने से क्या होता है, वैसो एक्टिव सब्सटेंस रिलीज होता है टिश्यू से, उसके वजह से हमारा कैपिलरी ब्लड वेसल क्या होता है, छेकनी जैसा हो जाता है, हमारा प्रीमेबिलिटी बढ़ जाता है। और प्रीमेबिलिटी बढ़ जाने से क्या होता है, ब्लड वेसल से सभी ब्लड बाहर आ जाता है,
इंट्रावेस्कुलर फेज से एक्स्ट्रावेस्कुलर फेज में सभी फ्लूइड आ जाता है और ब्लड वेसल खाली हो जाता है, और ब्लड वेसल खाली हो जाने से हाइपोवॉलेमिया होता है। हाइपोवॉलेमिया होने से कार्डियक हार्ट सिर्फ पंप करता है लेकिन ब्लड नहीं जाता है, जिसको हाइपोवॉलेमिक शॉक हो जाता है। और क्या होता है, इंट्रावेस्कुलर स्पेस से सभी एक्स्ट्रावेस्कुलर आ जाता है, इसीलिए स्किन के अंदर ठूला पड़ जाता है, एडिमा हो जाता है, जिसको ब्लिस्टर बोला जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब हाइपोवॉलेमिक शॉक हो जाता है, ब्लड वेसल के अंदर ब्लड नहीं रहता है, तब क्या होता है, हर ऑर्गन का ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। जब भी हमारा ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा, ब्रेन स्टेम या ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा। उसके बाद जब हमारा रिनल में, किडनी में ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, रेड्यूस जीएफआर हो जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा, हमारा प्रॉक्सिमल ट्यूब नेफ्रॉन का जब जो ट्यूब है वो सिकुड़ जाएगा, उसके वजह से क्या होगा, किडनी फेलियर हो जाएगा। उसके बाद क्या है, हमारा बान इंजरी होने से ब्लड वेसल जल जाएगा। ब्लड वेसल जाने से ब्लड वेसल के अंदर जो सेलुलर एलिमेंट्स है, जो रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, जो ब्लड का कंपोनेंट है, वो सभी कंपोनेंट जल जाएगा। और जब आरबीसी जल जाएगा तब क्या होगा, आरबीसी हीमोग्लोबिन को लेके जाता है, और हीमोग्लोबिन साथ में ऑक्सीजन को ब्रेन में सभी ऑर्गन पे लेके जाता है, तो हीमोग्लोबिन के साथ में रेड ब्लड सेल भी मर जाएगा। और जब भी मर जाएगा तब भी यही सभी चीज को किडनी फिल्टर करके बाहर निकाल देंगे, तो जो यूरिन निकलेगा वही यूरिन में रेड कलर दिखेगा, और वही हीमोग्लोबिन यूरिया, जिसको रेनियल फेलियर व किडनी फेलियर हो जाएगा। उसके बाद हमारा स्टोमक में, जीआई ट्रैक में क्या प्रॉब्लम होगा, जीआई ट्रैक प्रॉब्लम में हमारा जो जीआई ट्रैक का जो इनर लेयर है, जो म्यूकोसा लेयर है, उसमें ठीक से ब्लड सप्लाई नहीं होगा। ठीक से ब्लड सप्लाई नहीं होने की वजह से उसमें घाव हो जाएगा, उसमें सेल मर जाएगा। उसके बाद इंटेस्टाइन में जो खाना था वही जगह में ही रह जाएगा, पेरिस्टालसिस मूवमेंट नहीं होगा, खाना इसोफेगस से, स्टोमक से होते हुए स्टूल नहीं बनेगा और बाहर नहीं निकलेगा, हमारा पेट के अंदर ही खाना रह जाएगा, उधर ही रह के सड़ जाएगा और इन्फेक्शन कर देंगे। तो ये सभी चेंजेस हमारा बॉडी में होगा। तो इसीलिए हम लोगों को जब भी पेशेंट बार्न इंजरी के साथ आएगा, जब भी मेजर बार्न इंजरी होगा, उसको तुरंत बीपी आपको चेक करना है, वाइटल साइज चेक करना है, देखना है बीपी कम हो रहा है कि नहीं, पल्स बढ़ रहा है कि नहीं। उसके आपको तुरंत आईवी फ्लूइड स्टार्ट करना होगा, क्योंकि वही पेशेंट हाइपोवॉलेमिक शॉक की तरफ जा रहा है, आपको मालूम होगा। तो जब भी हाइपोवॉलेमिक शॉक होगा उस टाइम पे आपको कौन सा फ्लूइड देंगे, हर टाइम मैक्सिमम टाइम बार्न केस में आपको रिंगर, लैक्टेट और आरएल फ्लूइड देना होगा, ना एनएस। डॉक्टर के कंसल्ट के हिसाब से आपको आरएल देना होगा। तो ये होता है हमारा पैथोफिजियोलॉजी। उसके बाद हम लोग मैनेजमेंट पढ़ेंगे। आज ये वीडियो थोड़ा लंबी हो गया, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बार्न इंजरी का मैनेजमेंट पढ़ेंगे।